हेलो चैंपियन, कैसे हो। बीपीएस 142 में अपन यूनिट नंबर 14 पढ़ेंगे, पर्यावरण संबंधी चिंताएं या पर्यावरण संबंधी खतरे। तो अभी तक अगर आपने यूनिट नंबर 13 तक नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लो, नोट्स बना लो, क्योंकि ये पेपर 100 नंबर का आता है और यहाँ से अच्छे खासे सवाल बनते हैं। ठीक है, लेवल बढ़िया रहता है पेपर का। और टोटल 15 चैप्टर है इसके अंदर, है ना। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे चाहिए होते हैं अपने को, तो हर एक चैप्टर से ही सवाल आते हैं और इस चैप्टर से भी सवाल आते हैं। 10-10 नंबर के आते हैं, बड़ा सवाल नहीं आते यहाँ से। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से सवाल है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। एक तो ये आता है UNFCCC, एक समझौता है, मैं समझाऊँगा, 10 नंबर का आता है। और एक ही आता क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। क्योटो जापान का एक शहर था, वहाँ पर एक समझौता हुआ था जिसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। और तीसरा आता है यहाँ से पेरिस समझौता। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया के देश इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे ही सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं वो बनाए गए थे। तो तीनों सवालों में से एक सवाल यहाँ से बनता है। और क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। ठीक है। और आप बता देना कि आपको नोट्स वगैरह कैसे लगे, क्लास आपको पसंद आई, वो सब भी आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो परिचय पढ़ते हैं साथियों। वैश्वीकरण के कारण वर्तमान में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है? जिसके अंदर जुड़ाव होता है, एक जुड़ाव की प्रक्रिया का ही नाम है ना, जिसमें तरह तरह के जो परिवर्तन है वो हो रहे हैं आज वर्तमान में। इन्हीं के कारण पृथ्वी का पर्यावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। वैश्विक तापमान, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, यानी कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता की हानि हो रही है, यानी कि जंतु, जानवर और पेड़ पौधे हैं, लगातार उनका नुकसान हो रहा है, ख़त्म ही हो रहे हैं डेली। समुद्रों का जल स्तर का बढ़ना, जैसे कि जो ग्लेशियर होते हैं, जहाँ पर पहाड़ों में बर्फ़ जमी रहती है, वो टेम्परेचर अधिक होने के कारण पिघल रही है नदियों का। और जो समुद्र है, ओशियंस हैं, उनका जल स्तर, वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो वो देश पहले डूब जाएंगे जो टापू देश हैं, है ना। वनों की कटाई की जा रही है। प्रदूषण आदि मुद्दे अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बन गए, यानी कि किसी देश में अगर इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है ना, तो वो उस देश की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी दुनिया की, पूरी धरती की प्रॉब्लम बन बन गई है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र भी, इसकी एजेंसियां आज पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रही हैं, ताकि मानव का अस्तित्व बचाकर सतत विकास किया जा सके। हमें सतत रूप से विकास करना है, यानी कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और जो हमारे से आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट पीढ़ी है, उसकी भी ज़रूरत पूरी हो जाए। ऐसा ना हो कि डीजल पेट्रोल इतना जला दें कि सामने वाला जो पीढ़ी है ना, हमसे जो आगे जनरेशन आएगी ना, बच्चे, तो वो देख ही ना पाए। तो हमें इस तरह का सतत विकास चाहिए। वैश्वीकरण और पर्यावरण, इसमें देखो आप, वैश्वीकरण के दौर में हम अधिक वस्तुओं का उपभोग यानी कि कंजप्शन कर रहे हैं। जैसे कि शॉपिंग मॉल में जाते हैं और हमें ख़रीदनी है कोई एक सामान, लेकिन उठा के ले आते हैं 10 सामान। तो अधिक कंजप्शन, उपभोग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं अधिक चीज़ों को, अधिक जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल अधिक जला रहे हैं। अधिक कचरे को जमा भी कर रहे हैं अपन, जिससे कार्बन पदचिह्न, कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा पर्यावरण में बढ़ती जा रही है। तो बहुत अच्छा वर्ड है, समझने लायक वर्ड है। इन्वायरमेंट में एक शब्द है कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन पदचिह्न। क्या मतलब इसका? कि एक व्यक्ति द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जो उत्सर्जन किया जाता है या उपभोग उसके द्वारा किया जाता है, खर्च किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो उसके द्वारा खर्च या उत्सर्जित की जाती है, उसे कार्बन पदचिह्न कहते हैं। जैसे कि मान लो आपने मोबाइल ख़रीदा या आपने कपड़े ख़रीदे, ठीक है, तो कपड़े बनने में पानी तो लगा होगा, और जब मोबाइल आप ख़राब कर दोगे, है ना, तब वो ई कचरा हो जाएगा, कबाड़ में फेंक दोगे। तो इससे क्या है कि आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, राइट। कोई पन्नी जला दी खरीद कर, जो सब्जी की थैली होती है ना, उसको जला दिया, तो कार्बन फुटप्रिंट लगातार बढ़ता जा रहा है हर इंसान का। गैर नवीकरणीय संसाधनों के अधिक दोहन से, गैर नवीकरणीय मतलब जिसको बार बार बनाया नहीं जा सकता, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्लास्टिक, जो कि जैव अनिर्मीकरणीय पदार्थ, यानी कि प्रकृति में ये हजारों लाखों सालों तक रहता है, गलता नहीं है। ये जैव अनिर्मीकरणीय पदार्थ है प्लास्टिक, उसकी मात्रा बढ़ने से समुद्री पारितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, प्लास्टिक के बढ़ने से समुद्र के जो पारितंत्र उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है।
यानी कि समुद्र के अंदर जो लगातार है वो कचरे की मात्रा बढ़ती जा रही है। और आपने देखा होगा जो ऐसे जहाज, ठीक है, जिस पर प्राकृतिक तेल आ रहा है, तो कभी कभार उनमें भी लीकेज की प्रॉब्लम से काफ़ी हज़ारों लाखों लीटर है तेल है वो समुद्र में बह जाता है। तो उसकी वजह से जो समुद्र में छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और जो जंतु जानवर उनका नुकसान हो जाता है उससे। पूंजीवाद उदारीकरण के बाद सामानों की आवाजाही बढ़ी है, पैसा बढ़ा है तो लोग सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं। उदारीकरण के बाद में दोस्तों दूसरे देशों की कंपनियां किसी एक देश में स्थापित हो रही है, ठीक है, सामानों को उत्पादन कर रही हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है तकनीकी बढ़ने से, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दोस्तों। उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा वायुमंडल में लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण वैश्विक तापन हो रहा है, ठीक है। निष्कर्षतः यानी कि कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि वैश्वीकरण के कारण पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व सरकारें पर्यावरण को अच्छा बनाने हेतु कानून व नियम बना रही हैं आज के टाइम पे। आगे चलो दोस्तों, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और पहल मतलब इनिशिएटिव की कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। वैश्विक मतलब पूरी दुनिया का, ग्लोबल। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक पारिस्थितिक और पर्यावरण नुकसान हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में हाल की घटनाएं देखो कि अमेरिका, जिसको मैं कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटरीना तूफान आया था। दक्षिण एशिया में सुनामी आई थी। अफगानिस्तान व भारत में भूकंप आ रहे हैं या बढ़ रहे हैं। जापान में टाइफन टो नाम से एक तूफान है, वो भी हाल फिलहाल में आया। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? किसी स्थान विशेष की जो जलवायु उसमें बदलाव, वो जलवायु परिवर्तन कहलाता है। और जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष की मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। यानी कि साल भर क्या टेम्परेचर रहा, साल भर यहाँ पर कितनी बरसात आती है, ठीक है, उन सब का एवरेज क्या कहलाता है? जलवायु कहलाती है। उसी जलवायु में परिवर्तन होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप ये मानो कि राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा है, राजस्थान में कभी बाढ़ नहीं आ सकता, लेकिन आ चुकी है बाढ़, ठीक है। तो जहाँ पर बाढ़ आनी चाहिए वहाँ पर बाढ़ है और ज़्यादा आ जाती है। और जहाँ पर फूल मान लो सितंबर में खिलने चाहिए, फूल खिल रहे हैं जनवरी में। तो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध बाद पर्यावरण को बचाने हेतु पर्यावरणीय आंदोलन भी हुए, जैसे कि भारत में चिपको आंदोलन, नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन, ये सब आंदोलन हुए हैं। तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किए गए प्रयास अपन देखते हैं। इनमें से कुछ प्रयास अपन पढ़ेंगे। तो पहला प्रयास देखो, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1972 में, जो कि स्वीडन देश के स्टॉकहोम सिटी में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 ईस्वी में हुआ था। प्रोटोकॉल यानी कि संधि, आप समझो ट्रेटी, एक संधि। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ था? ओजोन परत को बचाने के लिए, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है ना, सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से कौन बचाता है? वायुमंडल में जो ओजोन परत उपस्थित है वही तो बचाता है। तो उसको बचाने के लिए दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए थे मॉन्ट्रियल नाम की एक सिटी में। तो वहाँ पर नाम पड़ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में। तो इसी तरह से 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ। ऐसे ही दोस्तों एक समझौता है UNFCCC, जो कि 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था। ये समझाऊंगा मैं। क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान शहर में हुआ दिसंबर 1997 ईस्वी में। और इसी तरह से पेरिस समझौता 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। ये सब क्या पढ़ रहे हैं अपन? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए किए गए प्रयास हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। अब जो आपके एग्जाम में सवाल आते हैं वो एक बार देख लेते हैं किस तरह से आपको लिखना। सेम टू सेम ये लिख के आ जाना। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने मेहनत करके नोट्स लिखे हैं दोस्तों। UNFCCC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म समझो। सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन होता है, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा होता है, ठीक है। तो एक प्रकार का ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है UNFCCC, जिसका उद्देश्य या जिसका मकसद वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है? जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रकृति में वैसे भी नॉर्मल तरीके से पाई जाती है ना। धरती का टेम्परेचर, धरती में जीवन की अनुकूल स्थितियों के लिए इनका पाया जाना जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर हद से ज़्यादा कोई गैस पाई जाएगी तो वो नुकसान ही करेगी। जैसे कि अपन गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है हमारे देश में, ठीक है, और साथ में उद्योगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सब है, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा तादाद में हो गई है वायुमंडल में। तो धरती पर जो सूरज की किरणें रहती है उनको ट्रैप कर लेती है, बांध लेती है। इसकी वजह से धरती का जो तापमान है लगातार बढ़ रहा है। तो बड़ी दिक्कत है।
तो UNFCCC समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था। मेन बात क्या है कि 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, तो देशों ने वहीं पर एक समझौता किया था उसी सम्मेलन में, है ना, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। UNFCCC कहलाया वो। इसे लागू कब किया गया? 21 मार्च 1994 को। 1995 ईस्वी से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है, यानी कि UNFCCC इस समझौते में जो भी देश है ना, वो साल में एक बार मिलते हैं और 1995 से मिल ही रहे हैं। और इनकी वार्षिक बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ कहा जाता है, COP के नाम से इन बैठकों को पुकारा जाता है। भारत UNFCCC का सदस्य देश है, ये आपको याद रखना है। UNFCCC के तहत कहा गया है कि विकसित देश विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान से लड़ने हेतु आर्थिक सहायता देंगे, यानी कि जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, ये सब जो देश है ना, जो डेवलप हो चुके हैं, है ना, ये कुछ पैसा देंगे, रुपया देंगे किसको? गरीब देशों को, विकासशील देशों को, ताकि वो जलवायु परिवर्तन से लड़ भी सके और अपने यहाँ पर जो उद्योग वगैरह हैं वो भी लगा सकें। ये जलवायु वित्त भी कहलाता है या फिर क्लाइमेट फाइनेंस भी कहलाता है। विकसित देशों द्वारा दिया गया पैसा कि क्या कहते हैं उसको? जलवायु वित्त या क्लाइमेट फाइनेंस। UNFCCC के उद्देश्य देखो आप, पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना व उसको स्वस्थ बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन को रोकना तथा खाद्य असुरक्षा पैदा न हो, सभी को खाना मिले, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या इमिशन कम करना, ये UNFCCC समझौते के उद्देश्य हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ और आपको समझ में आना भी चाहिए, और नहीं भी समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछ लेना आप, राइट। UNFCCC की दोस्तों अब तक 29 बैठकें हो चुकी हैं, 29 बैठक, लेकिन हम 29 को तो याद नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है ना 2-4 उनको देख लेते हैं। तो पहली बैठक को याद रखेंगे, 1995 में हुई थी, है ना। पहली COP कब हुई? 1995 में, जो कि बर्लिन सिटी में, जर्मनी देश में हुई थी। तीसरी बैठक दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुई। 18वीं बैठक 2012 ईस्वी में कतर देश के दोहा शहर में हुई थी। कतर एक अरब देश है। 21वीं बैठक ये नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में हुई थी और इसी में जो 17 सतत विकास के लक्ष्य थे वो अपनाए गए थे। 26वीं बैठक 2021 में ग्लासगो, ये ग्लासगो लिख लेना यहाँ पर, ग्लासगो है ये ब्रिटेन का एक सिटी है दोस्तों। ऐसे ही 29वीं बैठक नवंबर 2024 को बाकू शहर अजरबैजान में भी। तो अब से आपको अगर कोई पूछे कि लेटेस्ट COP कौन सी है, तो 29वीं बताना आप, जो कि नवंबर 2024 में हाल फिलहाल ही हुई है। क्योटो प्रोटोकॉल आ जाओ, ये भी आता है 10 नंबर का सवाल। इसे जापान के शहर क्योटो में वर्ष 1997 को अपनाया गया, ठीक है। प्रोटोकॉल यानी कि संधि या समझौता भी कह सकते हो, तथा वर्ष 2005 में यह प्रभाव में आता है, यानी कि 1997 पर तो सब देशों ने साइन कर दिए जापान के क्योटो सिटी में जाकर के, हाँ ठीक है। और 2005 में अपने देशों में उन्होंने नियम वगैरह लागू करवाना चालू कर दिया था 2005 में। यह प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मैंने अभी तो बताया UNFCCC की जो तीसरी बैठक हुई थी वो क्योटो में तो हुई थी, और इसी तीसरी बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है एक। इसके मुख्य बिंदु समझो आप। यह प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों को प्रतिबद्ध यानी कि कमिट करता है उनको, कि मतलब इसी लिमिट तक किसी को कह दिया कि भाई आप 5000 टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करोगे, तो देशों को प्रतिबद्ध करता है, रोकता है देशों, मतलब एक लिमिट डिसाइड करता है कि आपको कितनी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करना है। इसमें औद्योगिक रूप से विकसित देशों को अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। इसके लिए 2 चरणों की योजना बनाई गई, किस तरह से जो उत्सर्जन की दर है वो कम होगी। पहला चरण 2008 से लेकर 2012 के बीच में चला था। इसमें औद्योगिक रूप से विकसित देशों को 1990 के मुकाबले अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 5% कम करना था। इसका मतलब क्या है? मान लो 1990 ईस्वी में भारत 105% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहा था, तो 2024 में कितना करेगा वो? 5% कम, यानी कि 105 में 5 घटा दो, 100%, ठीक है। तो 1990 के मुकाबले 5% के इमिशन को कम करना, और दूसरा चरण 2013 से 2020 के बीच माना गया। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 18% तक कम करना था, ठीक है। तो वही है, कोई देश अगर 100 उत्सर्जित कर रहा है गैसे 100 क्वांटिटी में, तो उसको 18 लेस करने होंगे कि उनको 82 मात्रा तक ही
ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करनी पड़ेंगी दूसरे चरण में। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक स्वच्छ विकास तंत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने लायक अच्छी चीज़ है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM का निर्माण किया गया। इसके तहत विकसित देशों की कोई कंपनी अन्य विकासशील देशों में किसी परियोजना अथवा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती है। इसे कार्बन क्रेडिट यूनिट भी कहते हैं और एक कार्बन क्रेडिट यूनिट 1 टन यानी कि 1000 किलोग्राम के कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती है। तो एक कार्बन यूनिट कितने किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती है? एक कार्बन क्रेडिट यूनिट होती है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। दोस्तों है क्या चीज़ ये? स्वच्छ विकास तंत्र। जैसे कि मान लो दो कंपनियां हैं A और B, ध्यान देना, दोनों कंपनियों को कहा गया कि आप आपके पास टोटल 100 क्रेडिट है यानी कि 50-50 आपके पास क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट है, यानी कि इतना ही आप ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित कर सकते हैं। आपने जो उद्योग धंधे लगा रखे हैं उनकी चिमनियों से इतनी गैसें निकल सकती हैं, उनकी मात्रा फिक्स कर दी गई, 50-50 दोनों कंपनियों की क्रेडिट है। अब मान लो जो B कंपनी है ना, B मान लो गरीब देश की कंपनी है और A विकसित देश की कंपनी है, जैसे कि अमेरिका की कंपनी है। तो मान लो आगे ध्यान दो, B कंपनी ने मान लो 40 कार्बन क्रेडिट ही यूज किए, उसके 10 बच गए ना, 50 यूज करने थे, उसको 50 की लिमिट दी गई थी। तो दोस्तों मान लो A कंपनी को जरूरत पड़ी, उसने कहा कि देखो मुझे यहाँ तो काम धंधा और बढ़ाना है और मेरे यहाँ पर तो मुझे कार्बन क्रेडिट चाहिए होंगे और मुझे थोड़े और ज़्यादा विकास करना यानी सामान बनाना है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और होगा मेरे उद्योगों से। तो दोस्तों A विकसित देश की जो कंपनी थी, अमेरिकी कंपनी, वो B देश की कंपनी के जो 10 बचे हुए कार्बन क्रेडिट थे उनको खरीद लेगी, क्योंकि उसने तो 50 में से 40 ही यूटिलाइज किए थे, 10 बच गए थे ना, तो 10 को B कंपनी बेच देगी पैसे ले करके A कंपनी को। तो A कंपनी ने अब कितने कार्बन क्रेडिट यूज कर दिए? 60 कर दिए ना। उसने कहा था कि भाई 50 से मेरा काम नहीं चलेगा, 10 तुम दे दो मुझे, क्योंकि 10 कार्बन क्रेडिट बच गए हैं ना तुम्हारे, तो 60। और B कंपनी के द्वारा कितने कार्बन क्रेडिट यूज कर दिए गए? 40। तो 60 + 40 कितना होगा? 100। तो 100 ही तो क्रेडिट थे शुरुआत के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन का व्यापार चल रहा है फिलहाल की दुनिया में। ये सब डिसाइड किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, एक स्वच्छ विकास तंत्र के तहत, CDM जिसको मैं बोल रहा हूँ। बार बार सुन लेना और पूछ लेना नहीं समझ में आए तो। पेरिस समझौता क्या? यह समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वर्ष 2015 में 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चले COP की 21वीं बैठक में 195 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि मैंने आपको जो बताया था UNFCCC एक समझौता था और उसके तहत सभी देश एक साल में एक बार मिलते हैं और उसको COP की बैठकें कहा जाता है। तो उसी 21वीं बैठक में 195 देश मिलते हैं, 2015 में पेरिस समझौता कहलाया। इस समझौते के लक्ष्य क्या है? वैश्विक औसत तापमान को इस सदी के अंत तक औद्योगिकरण के पूर्व के समय के तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना है। इसका मतलब क्या है कि देखो औद्योगिकरण की प्रक्रिया कब चली, कारखाने फैक्ट्री कब खुलना स्टार्ट हुए थे? इंग्लैंड में 1750 ईस्वी। मान लो उस टाइम पे धरती का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो 21वीं सदी जब ख़त्म होगी ना, तो धरती का जो तापमान है ना, वो 30 डिग्री सेल्सियस, या अपन कहें 27 में 2 जोड़ दो आप, 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना है टेम्परेचर को। 30 डिग्री हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, 2 से ज़्यादा हो गए फिर तो टेम्परेचर। अगर आपको पता है कि 0.1 डिग्री सेल्सियस भी धरती का तापमान बढ़ता है, धरती पर जंतु जानवर पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होने लग जाते हैं। आगे पढ़ो। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, प्रत्येक देश के योगदान की समीक्षा अथवा रिव्यू करना। प्रत्येक देश अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करेगा। यानी कि दोस्तों हर देश बताएगा कि मैं यहाँ पर पर्यावरण को सुधारने के लिए क्या एफर्ट कर रहा हूँ और कितनी जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा क्या योगदान है पर्यावरण को सुधारने में। तो वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कहलाता है, अर्थात नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहलाता है। विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और नवीकरणीय ऊर्जाओं को बढ़ा देने के लिए गरीब देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने की सहायता करनी चाहिए। देखो पेरिस समझौते के तहत ये भी कहा गया, जो विकसित देश, जो अमीर देश है ना, वो गरीब देशों को पैसा देंगे, उस पैसे को जलवायु वित्त या क्लाइमेट फाइनेंस कहा जाएगा, जो कि उन देशों में जो बुनियादी और संरचनात्मक ढांचा है तथा
जलवायु परिवर्तन से लड़ने में उन गरीब देशों का वो पैसा काम आएगा, ये पेरिस समझौते में बात कही गई थी। प्रत्येक देश के लिए उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करना बाध्यकारी नहीं, यानी कि मान लो भारत ने कह दिया कि भाई हम तो 5,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से ऊपर नहीं करेंगे, ये हमारी लिमिट होगी। लेकिन मान लो 5500 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत ने कर दिया, ग्रीन हाउस गैसों का, तो ये भारत इसके लिए मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगी इंडिया को, ठीक है। तो उत्सर्जन का जो टारगेट होता है वो बाध्यकारी, यानी कि उसको मानना जरूरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता। अब देखो भारत का राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देखो, जिसको एनडीसी कहते हैं अपन, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो भारत क्या काम कर रहा है एनवायरनमेंट को सही करने के लिए, पढ़ो। भारत ने एनडीसी के तहत वर्ष 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा था। इसका मतलब क्या है, 2005 की बात करें ना, तो मान लो उत्सर्जन तीव्रता भारत की आप ये मानो कि 150 थी, ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन कितनी थी, 150 थी, ठीक है। 2005 में 150 थी, और 2000 अगर 24 की बात करेंगे तो हमें कितना कम करना है इसमें, 150 में 33 से लेके 35% तक कम करना है, ठीक है। यानी कि 115% तक ही कम करने का हमारा लक्ष्य होगा। भारत ने वृक्षारोपण और वन क्षेत्र में वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक बनाने का वादा किया है। यानी कि दोस्तों आपको पता है, जब जंगल लगाते हैं अपन, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा कार्बन सिंक बनेगा, ठीक है। तो भारत वादा कर रहा है कि 2030 तक मैं 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक बना दूंगा। भारत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित सभी देशों के एक वैश्विक सौर गठबंधन के मुखिया के तौर पर कार्य कर रहा है। यानी कि वैश्विक सौर गठबंधन क्या है, मतलब उन देशों का एक समूह है। वैश्विक सौर गठबंधन उन देशों का समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, और जलवायु परिवर्तन का नुकसान उन देशों को ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। भारत सबसे बड़ा इसका नेता है, ठीक है, इस संगठन का, इस गठबंधन का। अंतर्राष्ट्रीय मंच देखो फिर, संसाधनों के दोहन और वैश्विक खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर बात करने तो दुनिया के देश अब एक मंच पर आ रहे हैं। जैसे कि 2007 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, या जिसको आप यूएनएससी कहते हो, द्वारा आयोजित की गई बैठक G20 की बैठक, उसके अंदर भी इन्वायरमेंट को लेकर चर्चा की गई थी। विश्व आर्थिक फोरम, जिसको अपन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं, फोरम यानी कि मंच, उसकी बैठक हुई थी 2014 में दावोस नाम की सिटी में। 1979 ईस्वी में अमेरिका ने ईरान के नाभिकीय कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, ठीक है। मतलब ईरान है ना, मतलब नाभिकीय हथियार, मतलब मिसाइल वगैरह बनाता रहता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाता है अमेरिका। ईरान द्वारा नाभिकीय हथियारों के परीक्षण से, टेस्टिंग से स्थानीय वातावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए वर्ष 2015 में P5+1 देशों, दोस्तों P5 कौन से देश होते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं, और एक अन्य देश इसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो P5+1 कौन से देश होते हैं, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका। इन देशों को P5+1 कंट्री कहते हैं। इन्होंने ईरान के साथ में एक समझौता किया था कि आप है ना, एक काम करो, थोड़ा बहुत यूरेनियम या नाभिकीय पदार्थ रख सकते हो और शांति के लिए यूज करना, हथियार मत बनाना। और एक योजना बनाई गई थी 2015 में P5+1 देशों ने ईरान के साथ मिलकर के, जिस योजना का नाम है संयुक्त व्यापक कार्य योजना, जिसको JCPOA कहा जाता है। इसके तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश या लिमिटेशन लगाई गई तथा ईरान को शोध अथवा रिसर्च हेतु थोड़ी मात्रा में यूरेनियम जमा करने की अनुमति दी गई। चीन वर्तमान में महत्वपूर्ण आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक शक्ति बन के उभरा है। भाई ईरान में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे सूखा, अकाल, आपदाएं आ रही है, प्लस दुनिया को थोड़ा सा ईरान से खतरा भी महसूस हो रहा है, जिस तरह से मतलब नाभिकीय परमाणु हथियार बनाता जा रहा है। तो इस तरह से 2015 में P5+1 देशों ने मिलकर उसके साथ समझौता किया था, एक कार्य योजना बनाई थी, वो याद रखना आप। चीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि चीन है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आक्रामक रूप से बढ़ रहा है, और चीन वर्तमान में महत्वपूर्ण आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक शक्ति बन के उभरा है। अमेरिका के बाद में अगर बात करें तो चाइना है दोस्तों, उसकी मिलिट्री और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर पे आती है। वर्ष 1978 के बाद यहाँ आर्थिक विकास हुआ। चीन दुनिया का 47% कोयला जलाने हेतु जिम्मेदार है। चीन का 50% जो ग्राउंड वाटर है वो खराब हो चुका है पूरी तरह से। चीन में मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी है उसका भी मतलब वो भी दूषित होती, वो भी खराब होती जा रही है, तथा मरुस्थलीकरण का प्रसार यहाँ पे हो रहा है। चीन की धरती रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है। तो चीन में भी अलग अलग पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं। इसके लिए चाइना ने क्या अपनी तरफ से एफर्ट डाले हैं वो देखते हैं।
चीन ने 2013 में जलवायु परिवर्तन से लड़ने हेतु एक रोड मैप तैयार किया था, या एक योजना, उसके प्लान बनाया था एक। अब यहाँ के कारखानों को अपने वायु उत्सर्जन के आंकड़ों को प्रस्तुत करना जरूरी होगा कि हमने कितना उत्पादन किया, कितनी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसका उत्सर्जन हमारी जो उद्योगों की चिमनियों से हुआ है। यूरोपीय संघ ने, चाइना की बात हो गई, ईरान की बात हो गई, यूरोपीय संघ की बात करते हैं। यूरोपीय संघ क्या है, मतलब यूरोप के देशों ने मिलकर के एक संघ बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, उसका नाम है यूरोपीय यूनियन या फिर यूरोपीय संघ। इसने भी नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों से बचने हेतु यूरोपीय संघ ने नीतियाँ कानून बनाना शुरू कर दिया है। और मतलब ग्रेट ब्रिटेन क्या कर रहा है आज के टाइम पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की इसने शुरुआत की है। सस्टेनेबल मतलब संधारणीय, मतलब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी हो जाए, सस्टेनेबल उस चीज़ को कहेंगे अपन। तो ग्रेट ब्रिटेन ने एक फ्रेमवर्क शुरुआत किया है। इसी के साथ यूरोप का एक और देश है स्वीडन। उसने दोस्तों दुनिया का पहला देश स्वीडन बन चुका है कि वो तेल यूज नहीं करेगा, ना प्राकृतिक तेल यूज करेगा, ठीक है। वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन जाएगा स्वीडन। तो स्वीडन वैकल्पिक ईंधन पर स्विच करने वाला पहला तेल मुक्त देश बन गया है। अमेरिका विश्व में 15% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उसको माना जाता है। दुनिया में अगर 100% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है तो 15 जो यूनिट है वो अमेरिका अकेला उत्सर्जित करता है। तो अमेरिका 2015 के पेरिस समझौते से भी बाहर हो गया था, क्योंकि अमेरिका के अनुसार उसके हित है वो इससे प्रभावित हो रहे थे। दोस्तों देखो पेरिस समझौते में क्या कहा गया था कि आपको, ठीक है, आपको जो उद्योग है उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा अब, और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा औद्योगिकरण कम करना होगा। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने सोचा कि औद्योगिकरण कम करेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, तो अमेरिका है वो पीछे हट गया पेरिस समझौते से और पेरिस समझौते का हिस्सा नहीं रहा। अब देखो उत्तर दक्षिण विभाजन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में वैसे कम ही पूछा जाता है, लेकिन आ जाए तो हमें लिखना आना चाहिए। समझ लो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो ये पूरी धरती है, ये पूरी धरती बना दी है, और इसमें से बीचों बीच एक मैंने रेखा गुजार दी, एक लाइन गुजार दी। इस रेखा को कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा, इस रेखा को कहते हैं, जो कि धरती को 2 भागों में बांटती है। अब देखो एक तो ऊपर वाला हिस्सा है भूमध्य रेखा के ऊपरी साइड देखो आप उत्तरी गोलार्ध है, और भूमध्य के नीचे देखो दक्षिणी गोलार्ध है ना। तो माना जाता है कि भूमध्य रेखा के ऊपर विकसित देश स्थित हैं और भूमध्य रेखा के नीचे विकासशील और अल्प विकसित देश, गरीब देश स्थित है, ठीक है। यह है उत्तर दक्षिणी विभाजन। अब देखो इसी बात को कैसे प्रयोग किया जाएगा वो देखो आप। उत्तर दक्षिणी विभाजन एक शब्द है जिसका प्रयोग उत्तर के धनी देशों द्वारा और दक्षिण के गरीब देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अंतर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय बहस में किया जाता है। उत्तरी क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश जैसे कि उत्तरी क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध आता है, तो इसमें इंग्लैंड, अमेरिका, ये विकसित देश आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, ये सब। दक्षिणी क्षेत्र दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील व गरीब देशों को दिखाता है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई देखो भूमध्य रेखा के ऊपर जो देश हैं, मतलब ये जो बड़े देश है ना, इन्होंने मतलब किस तरह की स्ट्रेटजी, रणनीति अपनाई है दूसरे देशों को इस तरह से नीचा दिखाने के लिए कि मतलब हम तो बहुत अमीर हैं, आप गरीब हो, और हमारा विकास हो चुका है, और हमने उद्योग धंधे भी लगा दिए, पर्यावरण को हम स्वच्छ कर रहे हैं। अब भाई पर्यावरण को सबसे ज़्यादा जो खराब करने का जो दोस्तों रिस्पॉन्सिबल है ये डेवलप कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से, अंधाधुंध तरीके से विकास किया गया, और अब बारी विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों की आई। तो विकसित देशों ने कहा कि देखो तुम पर्यावरण को ख़राब मत करो, और वैसे ही पर्यावरण की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। तो दोस्तों जब हमारी बारी आई, हम विकासशील देश है, भारत जैसा देश, तो भाई उद्योग नहीं लगाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, पीछे रह जाएंगे ना। तो पर्यावरण को दोस्तों साफ करने की जो जिम्मेदारी सभी देशों की है ना, लेकिन विकसित देश ब्लेम लगाते हैं इन भूमध्य रेखा के नीचे जो स्थित देश हैं। तो इस तरह से सामाजिक अंतर का वर्णन करने के लिए किया जाता है इस शब्द का प्रयोग। समझ में आ गया? आगे देखो, जलवायु परिवर्तन के मामले में उत्तर व दक्षिण के देशों की अलग अलग वास्तविकताएं हैं। उत्तर के देशों में औद्योगिकरण विकास पूरा हो चुका है। इन देशों ने अधिकतम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। दक्षिण के देश वर्तमान में औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, भारत है, चाइना है। भाई ये देश तो अभी इंडस्ट्री लगा ही रहे हैं। अब कोई कह दे कि भाई आप इंडस्ट्री मत लगाओ, तो कैसे पॉसिबल है? क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? हमारा भी हक है दुनिया में आगे बढ़ने का, राइट।
तो दक्षिण के देश अब उत्तर के देशों से जलवायु वित्त देने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो गरीब देश है दोस्तों, विकासशील देश है, वो कह रहे हैं विकसित देशों को कि आप हमें पैसा दो जलवायु वित्त के नाम पर, कि हमारे जलवायु परिवर्तन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम उद्योग धंधे भी लगाएंगे इसी पैसे से। साथ ही उत्तर के देश वर्तमान में हो रहे प्रदूषण का जिम्मेदार दक्षिण के देशों को ठहरा रहे हैं। उत्तर व दक्षिण विभाजन के अन्य पर्यावरण मुद्दे भी हैं, जैसे कि पानी का संघर्ष चल रहा है यहाँ पर। उत्तर व दक्षिण के देशों के बीच में खाद्य असुरक्षा, वन एवं स्थानीय जनजातियों की समस्या है, व्यापार से संबंधित। अब देखो, जैसे कि विकसित देश होते हैं ना, वो क्या करते हैं, व्यापार जब करते हैं गरीब देशों से तो फिर ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा देते हैं और खुद ही फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। जैव विविधता, ज़मीनों पर कब्जा करना, हानिकारक कचरे का व्यापार। तो दोस्तों विकसित देशों में जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका के देशों में जो कचरा पैदा होता है, ठीक है, जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ हो जाती है, थर्ड हैंड गाड़ियाँ हो जाती है, उन कचरे को, उस गाड़ियों को डंप किया जाता है। कहाँ पर डंप? अफ्रीका जैसे गरीब देशों में। तो ये कचरा है वो बढ़ रहा है गरीब देशों में, यानी कि दक्षिण के देशों में। उत्तर व दक्षिण विभाजन से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? दक्षिण में विज्ञान की नींव मजबूत करना, यानी कि वहाँ पर भी दोस्तों साइंस के बारे में लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए साइंस के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में। साथ ही दक्षिण में वैज्ञानिक समुदाय को मजबूत बनाया जाए। उत्तरी वैज्ञानिकों के बीच दक्षिण पर अधिक शोध को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो विकसित देशों में जो वैज्ञानिक है वो दक्षिण के देशों पर रिसर्च करे, वहाँ पर इन्वायरमेंट को कैसे ठीक किया जा सकता है। इस हेतु वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने के सक्षम समूहों का विस्तार करना। तो कुछ सक्षम समूह बनाए जाने चाहिए जो कि उत्तर व दक्षिण विभाजन से उत्पन्न जो समस्या है उनको दूर किया जा सके। अब एक और बढ़िया सा टॉपिक है भारत और पर्यावरण। देखो, इंडिया के भी अपनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं कैसे क्या क्या है। और भारत ने कुछ कानून नियम भी बनाए हैं, ऐसा नहीं कि भारत है वो अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए। भारत में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में, यानी कि जंतु जानवरों की प्रजातियां देखो, है ना, और यहाँ पे पेड़ पौधों की जो स्पीसीज है वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ कुल 4 जैव तप्त स्थल है जिनको अपन हॉट स्पॉट कहते हैं। यहाँ अनेक पारितंत्र जैसे कि मरुस्थल पारितंत्र है, घास पारितंत्र है, हिमालय पारितंत्र है, तटीय पारितंत्र है, ये सब पारितंत्र होते हैं। वह स्थला करती है जिसको अपन लैंड फॉर्म्स कहते हैं, जैसे कि नदी, घाटी, पठार, पहाड़, ये सब स्थला करती हैं। तो भारत में कुल वैश्विक आबादी की वैसे तो 17.78% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अगर पूरी दुनिया की जनसंख्या अगर 100 है तो 100 में से 17 लोग भारत में रहते हैं। बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है। भारत जलवायु परिवर्तन तथा इससे होने वाले नुकसानों के लिए सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल है। इसका मतलब क्या, जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है भारत जैसों देशों को होगा। भारत से जुड़ी हुई पर्यावरणीय समस्या देखो आप, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण यहाँ पे है, ठोस व ई कचरा का बढ़ना, वनों की कटाई, संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन भारत में हो रहा है। और एक और प्रॉब्लम देखो, प्लास्टिक का अनियंत्रित रूप से इस्तेमाल। देखो, मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कम से कम अपने स्तर पे तो प्लास्टिक कम से कम यूज करो। भाई 5 रुपये का धनिया लाते हो तो उसके लिए पन्नी वगैरह मत खरीदा करो, घर से आना एक कपड़े का बैग ले जाया करो, क्योंकि आप देखते हो आपके आसपास कितना कचरा जमा हुआ है और वो पन्नी है उसका कुछ नहीं हो सकता, ना आप कुछ बिगाड़ सकते हो उसको जला दोगे तब भी वो इन्वायरमेंट में बनी रहेगी, ठीक है। तो प्लास्टिक कम से कम यूज करो, हो सकता है तो कपड़े और या फिर बांस से बनी हुई जो टोकरियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल आप करना चाहिए घरों के अंदर। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं भारत में, जैसे कि सूखा, अकाल और जंगलों के अंदर आग लगना, भूकंप वगैरह, लैंडस्लाइडिंग, ये सब प्राकृतिक आपदाएं, तूफान वगैरह भी कितना ज़्यादा अब आने लगे हैं। मिट्टी में जहरीले तत्वों का जमाव हो चुका है, वो इसकी उर्वरता में कमी है। दोस्तों, हमने कीटनाशक और फर्टिलाइजर डाल के ज़मीन में पैदावार तो बढ़ा ली, लेकिन वो जहरीली बना दी। फिर दवाई डालेंगे तो एक बार ही तो बाजरा और गेहूँ चावल होगा, लेकिन अगली बार से दोस्तों वो खाने लायक बचेगा नहीं। लेकिन क्या करें, मरुस्थलीकरण का प्रसार दोस्तों बढ़ रहा है भारत में, लगातार रेगिस्तान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अपन। पारसी तंत्रों जैसे आर्द्र भूमि, मैंग्रोव वन जो होते हैं उनका नुकसान हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है। मृदा अपरदन ये भी हो रहा है, यानी कि जो मिट्टी की क्वालिटी है वो घट रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। भारत द्वारा पर्यावरण को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, BEVAE 181 में, एक बार देखते हैं, है ना, तो यादें थोड़ी ताज़ा हो जाएंगी। जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था जानवरों को बचाने के लिए। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 में, वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1981 ईस्वी में, वन संरक्षण अधिनियम जंगलों को बचाने के लिए 1980 ईस्वी में बना ये एक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में बना था। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 ईस्वी में बना था। आ रहा है ना पढ़ना में मज़ा, ठीक है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों।
इसी तरह से पढ़ते रहो, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, ठीक है। और बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। आप है ना एक टाइम पे भले ही आपका दिमाग काम नहीं करता हो, आप अपने आप को थोड़ा सा फिसड्डी भी आप कभी कभार महसूस करते हो, लेकिन इन चीज़ों को बार बार रटो, बार बार रिवाइज करो, आप एक्सीलेंसी हासिल कर लोगे। मतलब कॉलेज और क्लास टॉप कर सकते हो आप, ठीक है। बस रिवीजन करना, आपको समझना है चीज़ों को बारीकी से। तो आगे पढ़ो। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 ईस्वी में प्लास्टिक बहुत बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नियम लेके आती है। इसी तरह से जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको मैंने कहा है NAPCC 2008 में बनी थी। भारत ने सतत विकास के 17 लक्ष्यों में प्रगति अभी तक की है कि जो 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो सतत विकास के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए थे, ठीक है, कि मतलब गरीबी कम करनी है, जलवायु परिवर्तन है वो कम करना है, और हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, गरीबी को मिटाना है, ठीक है, लैंगिक समानता को हासिल करना है। कुल 17 लक्ष्य हैं। तो भारत ने सभी लक्ष्यों में प्रगति की है। भारत संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक की सहायता से ऊर्जा के अन्य विकल्पों की तलाश अब भारत कर रहा है। पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका इस चैप्टर का। वर्तमान में एक क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय घटना का पूरा प्रभाव विश्व की जलवायु पर पड़ता है। तो मैंने कहा क्या कहा कि ऑस्ट्रेलिया के जैसे जंगलों के अंदर आग लगी, तो ऐसा थोड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट पे असर पड़ेगा। वो धुआं तो पूरे वायुमंडल में फैल जाएगी, धरती में फैल जाएगी ना वो। तो आज एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कोई देश ऐसा सोचे कि भाई मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे बगल वाला देश है वहाँ पर मिट्टी खराब हो रही है, हवा पानी खराब हो रहा है, तो मेरा क्या। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अतः पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। वैश्विक व क्षेत्रीय शासन की मदद से वैश्वीकरण के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। वैश्विक शासन का मतलब क्या, जैसे कि जो यूनाइटेड नेशंस है, विश्व बैंक है, ये सब वैश्विक शासन को लागू करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। और क्षेत्रीय शासन यानी कि जो सरकारें होती है, जैसे कि भारत सरकार, इसका शासन क्षेत्रीय शासन कहलाता है, ठीक है। इसके द्वारा कुछ अन्य प्रयास भी हैं, जैसे कि बहुराष्ट्रीय निगम जो MNC जिसको आप कहते हो, जैसे गूगल वगैरह, द्वारा स्वच्छ टेक्नोलॉजी अपनाकर हरित ज्ञान का प्रसार करना। देखो गुड़गांव में जाके आए हो कभी, वहाँ पे कुछ ऐसी कंपनियों की बिल्डिंग आपको दिखेगी जिन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, अपनी बिल्डिंग के टॉप माले तक लगा रखे हैं भाई, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। तो वो क्या है, हरित ज्ञान, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन नॉलेज है उनका। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक देशों में अपना व्यापार अथवा ट्रेड करती हैं। कार्बन फुटप्रिंट को कम करके नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों को सतत रूप से उपयोग करना, उत्तर दक्षिणी विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए भेदभाव को खत्म करना। इस तरह से अपन पर्यावरणीय जो समस्याएं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे और देख लो। विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि विकसित देश जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड पहले ही विकसित हो चुके हैं, पहले ही उद्योग धंधे लगा चुके हैं, पहले ही अमीर बन चुके हैं। तो जिनका अब अमीर बनने का अब टाइम आया, जैसे कि भारत, तो उनकी हेल्प करें ना। इन प्रयासों के अलावा भी हमें व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिए। देखो, सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करो, ठीक है, पन्नी वगैरह का कम इस्तेमाल करो, और पानी और लाइट जितना चाहिए उसका उतना ही यूज करो। हरे पेड़ पौधे लगाओ अपने घर के अंदर। तो आपको अपने खुद के स्तर पर भी तो पर्यावरण बचाना चाहिए ना। जानवरों को नहीं मारना चाहिए अपने को, ठीक है। आगे देखो, द एंड, यूनिट नंबर 14 का द एंड हो चुका है दोस्तों, BPSC 142 में। और इस तरह से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये पूरा चैप्टर, और क्या आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। यहाँ से 10 नंबर के सवाल आते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 14 से, ठीक है। तो मिलते हैं, एक और चैप्टर इसका बाकी है, यूनिट नंबर 15। और तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। नोट्स लिखते रहना आपने, ठीक है। और वीडियो को ही 2-3 बार देख लेना, ताकि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। थैंक यू।